हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, पढ़ रहे थे अपन चैप्टर विद्युत विभव। विद्युत विभव में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा चैप्टर था विद्युत विभव। इसमें अपन ने पिछली कक्षा में विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या पढ़ा था। किसी बिंदु आवेश के कारण या किसी आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण एक ही डेरिवेशन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ ली थी और विद्युत विभव भी पढ़ लिया था। और मैंने आपको कहा था कि 2 in 1 का फायदा है भाई। ठीक है, एक के साथ एक फ्री है। एक के साथ क्या है, एक फ्री। एक डेरिवेशन याद करोगे, चाहे कोई भी आए, आपको लिखना वही है। मैंने आपको बता दिया था कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा तक, और उसके अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इससे क्यू नॉट से भाग देना है यू को जैसे दोनों तरफ क्यू नॉट से भाग दोगे ये वी बन जाएगा। ऐसे U अपॉन क्यू नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर बट्टा क्यू नॉट, तो भाग दोगे तो जैसे U अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। ये आपका सूत्र आ जाएगा। तो ये दोनों सूत्र अपने काम के हैं, ध्यान रखना। मैंने मेमोरी मैप में भी आपको ये बताए हैं। और फिर U और R के बीच में जो ग्राफ है ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें भी V व्युत्क्रमानुपाती R है तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा। मैक्सिमम ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। जब आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसा ग्राफ बना दीजिएगा। लगभग सारे में इस चैप्टर से रिलेटेड ग्राफ यही आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो, मान के चलो कहीं पे A व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर हो, R क्यूब हो, कुछ भी हो, या R क्यूब हो, तो सब में ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। मतलब व्युत्क्रमानुपाती, मतलब मैं कह सकता हूँ A व्युत्क्रमानुपाती R की पावर n। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर। n इज ग्रेटर देन 0 मान लो, या n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे मान लो। इस सभी केसेस में ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। क्लियर, यहाँ तक ये हो गया अपना। ये अपने पिछली कक्षा में अपने इस चीज़ को पढ़ा था। अब आ जाते हैं कि इनकी विमा क्या है, इनके मात्रक क्या है। क्लियर, तो आपको पता है कि इसका मात्रक तो सीधा सीधा क्या होगा, वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका मात्रक क्या होगा बताओ। तो अगर मैं कह सकता हूँ V बराबर, सुनना है, U अपॉन क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट U कितना हो गया, क्यू नॉट इंटू वी। क्लियर, तो वोल्ट तो है ही है और इसके साथ क्या है, कूलॉम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट कूलॉम, वोल्ट इंटू कूलॉम, या कूलॉम वोल्ट, जो भी कहो आप, या कूलॉम वोल्ट। क्लियर, इसका मात्रक हो जाएगा। अब बात करें इसकी विमा की, तो इसकी विमा कैसे निकलेगी। क्लियर, तो इसकी विमा भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, इसी सूत्र से इसकी विमा निकल जाएगी। इधर आ जाओ। अगर इसकी विमा निकालनी है तो आपको पता है कि ये तो क्या वर्क है और ये क्या है, आवेश है। और वर्क आपको क्या होता है, m1L2T-2, याद होगा। नहीं है तो आप निकाल सकते हो। और आवेश की विमा होती है AT, तो ये हो जाएगी विमा m1L2T-3 और A-1। मैंने ये आपको पिछली कक्षा में यहाँ तक बता दिया था विमा। तो ये सारा विद्युत विभव के बारे में बेसिक कहानी अपनी हो चुकी है। अब अगली क्लास, अब जो इस क्लास है, इस क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे बिंदु आवेश के समूह के कारण। अगला टॉपिक है, यहाँ तक देख लो। तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है, बिंदु आवेश के समूह के कारण विद्युत विभव। अब किसी समूह के कारण विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। तो मान के चलो यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई आवेश है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है और इस बिंदु पे बहुत सारे आवेश है, उनके कारण क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ P, और यहाँ पे जो आवेश है वो Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn है। इन सब के कारण विभव निकालना है इस बिंदु पर। तो सीधा सीधा इसको अपन इससे मिला देंगे। सीधा सीधा, कोई सदिश वदिश की कहानी तो है नहीं यहाँ पे, तो ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R1 R2 Rn। क्लियर, तो हम P1 या P बोल दो भले।
क्लियर? चित्रानुसार आवेश Q1, Q2, Q3, Qn अवस्थित है, चित्र के अनुसार अवस्थित है, जिनकी बिंदु P से क्रमशः दूरी R1, R2 डैश 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 Rn है तथा सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल विभव तो इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है। अतः V बराबर कुल विभव क्या होगा? सभी के कारण विभव का योग, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो कि V1, V2 डैश 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 Vn आवेशों का, Vn विभवों का योग है, विभवों का योग है। अब देखो, अतः Q1 आवेश के कारण, किसके कारण? Q1 आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा? V1 बराबर K Q1 बट्टा R1, समीकरण 1। Q2 के कारण V2 बराबर K Q2 बट्टा R2। जहाँ ये पीछे बता सकते हो, चूंकि K कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताना जरूरी है। इसी प्रकार Qn, पूरी कहानी सेम लिख देना, विभव कितना होगा? Vn बराबर K Qn बट्टा Rn। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण कुल विभव, सभी आवेशों के कारण कुल विभव कितना होगा? V बराबर V1, V2 डैश 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 Vn। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 1, 2 व 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, अरे बड़ा आसान है ना, कभी पेपर में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं आएगा, फिर भी करना होता है तो कर दे। K Q1 बट्टा R1 रख दिया, जो मान निकाले थे अपन ने, K Q2 बट्टा R2, K Qn बट्टा Rn। अब यहाँ से आपको दिख रहा है, K ले लेते हैं कॉमन, बचा क्या? Q1 बट्टा R1, Q2 बट्टा R2, Qn बट्टा Rn। K कितना है? वापस K का मान रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान होता है। और इधर क्या लिख देंगे? समेसन। क्या लिखेंगे? QR, Q का I, R का I, और I कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके N तक, ऐसे लिखते हैं। V बराबर K का मान एज इट इज Q1, Q2 और 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ QI RI, और I कहाँ से कहाँ तक समीशन हो रहा है? 1 से लेके N तक। ये हो गया अपना कुल विभव। सभी आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव का सूत्र इस तरह से ही आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक देखो, क्लियर भाई? मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आसान डेरिवेशन है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वापस देख लो, बिंदु आवेश के समूह के कारण, किसके कारण भाई?
बिंदु आवेश के समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अपनी हेडिंग है, और अपन ने ये चित्र बनाया और ये कहानी लिखी, इतना लिखोगे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। हमने कहा कि कोई बिंदु P है, वहाँ पे अन्य आवेशों के कारण विद्युत विभव लगाना है, कोई सदिश तो है नहीं, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो देख लो कहीं पे भी अपन ने दिशा का चिन्ह नहीं लिया, अदिश राशि है, तो अपने Q1 Q2 Q3 लिख दिया, दूरियाँ R1 R2 R3 Rn लिख दिया, सीधा सीधा विभव का सूत्र लगाया, KQ/R अपन ने याद किया था, 1 के कारण हो जाएगा KQ1R1, KQ1/R1, KQ2/R2, सबको जोड़ेंगे, बस जोड़ना ही है। कोई सदिश, सदिश में थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब जो डेरिवेशन बच्चों अपन पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक सवाल है, तो ये ध्यान रखना। तो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण, या विद्युत और वैद्युत एक ही बात है, ये ध्यान रखना। विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब ये डेरिवेशन मैं ऐसा तैयार कराऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। इस टॉपिक में अब कहीं भी पढ़ लेना है, ऐसा जो टॉपिक कराऊंगा ना शानदार, कि आपको मज़ा आ जाएगा। शानदार मतलब मन और दिल आपका गदगद हो उठेगा भाई, इतना मज़ा आ जाएगा आपको, ये ध्यान रखना भाई। तो ये अपना टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों पिछली कक्षा में, पिछले चैप्टर्स में अपन ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे, निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र निकाला था, और फिर अपन ने विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण भी निकाला था। 3 टॉपिक अपन ने वहाँ किए थे। अब ये विद्युत विभव की बात आती है, और विद्युत विभव बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्युत विभव जो निकालना है उस पर चर्चा करते हैं। बड़ा ही रोचक और बहुत ही बढ़िया और उम्दा टॉपिक है। तो देखना भाई, ये इधर विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश, और इधर अपन ने ले लिया प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू के कारण जो दूरी है वो R1 है, इसके कारण जो दूरी है वो R2 है। क्लियर। अब ये दूरी जो D है और ये दूरी भी D है। आपको पता है टोटल दूरी अपन जब भी मान रहे 2D मान रहे हैं। ये सेंटर है और ये O है, यहाँ तक तकलीफ होनी नहीं चाहिए। क्लियर। चित्र कैसे भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको आगे बढ़ा के भी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से अगर रिमूव करना चाहूँ, मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब अपने बस इसको भी हटा देता हूँ, इसको बाद में बना लेंगे। ये दूरी जो है, ये दूरी कितनी R है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, इस दूरी को भी मैं हटा देता हूँ अभी, चलो बाद में बनाएंगे। देखो मेरे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका इधर माइनस क्यू आवेश और इधर प्लस क्यू आवेश है। क्लियर। इस बिंदु को मैं बोल दूँ बिंदु A, और इसको बोल देता हूँ बिंदु B। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा आपको पता है माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इधर दिशा होगी। क्लियर। अब यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु लिया मैंने P। कितना बिंदु लिया P। इस बिंदु पर इन दोनों के कारण विभव ज्ञात करना है। बात है समझ में। तो इन दोनों के कारण यहाँ पे विभव ज्ञात करना है, मैं ज्ञात कर लूँगा बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इधर, जैसे ही मैं यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात करूँगा तो सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। लोग सोचते हैं कि हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, तो नहीं आएगा भाई। जैसा आपने चित्र बनाया है वैसा आंसर आएगा। अगर आपने इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया, तो जो आवेश इसके समीप होगा वैसा विभव आएगा। अगर प्लस के समीप है तो प्लस विभव आएगा, और यदि मान के चलो माइनस इधर बनाते और प्लस आप उधर बनाते, स्वैप करके बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अगर माइनस आवेश इधर बना देते तो फिर आपका विभव माइनस में आएगा, कुल विभव माइनस में आएगा, अंतिम आंसर माइनस में आएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका आंसर सही है। जो आवेश बिंदु P के समीप होगा उसका प्रभाव अधिक होगा, और कुल विभव जो है उसी का होगा। तो अगर आवेश प्लस है तो विभव प्लस होगा, यदि आवेश माइनस पास में है तो कुल आवेश
माइनस में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों से सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही आएगा। पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों आवेश है, इससे इस लाइन से बाहर की ओर बिंदु बनाना, ये ध्यान रखना, इधर मत बना देना, उससे डायग्राम सही नहीं बनेगा। बना सकते हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ध्यान से देखना, ये जो लाइन है इसके इधर की साइड कोई बिंदु P लेना है। मैंने ले लिया, तो मैंने कहा चित्र में अगर मैं कहानी लिखना शुरू करूं तो मैंने कहा चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बिंदु A व B पर क्रमशः, ऐसी कहानी आपको मन से लिखनी है, B पर क्रमशः आवेश प्लस Q तथा माइनस Q स्थित है, प्लस Q तथा माइनस Q स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मध्य दूरी 2D है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करना है। ऐसे थ्योरी आपको लिखनी है, परीक्षा में ऐसे थ्योरी लिखोगे तब नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। तो मैं शुरू में आपको थ्योरी जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपने चित्र बनाया वही कहानी लिख दी। क्लियर? ठीक है भाई, ये आपको गिवन है। मतलब आपका जो अंतिम आंसर आएगा वो अंतिम आंसर आपका किस किस पदों में आएगा, देखो ध्यान से, Q माइनस Q और कितनी दूरी पर है R। अंतिम आंसर आपका इसमें अभी लगभग इसमें आना चाहिए। ठीक है, अभी अपन और बता देते हैं क्या करना है। अब क्या है सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो कोण है, ठीक है, क्षितिज से ये कोण कितना है, थीटा है। ये कोण कितना है, थीटा है। तो आप ये भी लिख सकते हो OP रेखा x अक्ष के साथ या कौन सी BA रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है। तो आपका अंतिम आंसर में थीटा भी कहीं ना कहीं थीटा का रोल होगा, तो मैं थीटा को भी गोला कर देता हूँ। ये आपके काम की चीज़ें हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनका मिलान कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बना हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने इसको इससे मिलाया, मैंने कहा ये दूरी R1 है मानो, और मैंने इसको इससे मिलाया, मैंने कहा ये दूरी R2 है मानो। फिर मैंने क्या किया, इससे सुनना, यहाँ पे एक लंब डाला, क्लियर, और फिर मैंने क्या किया सुनना, इसको एक्सटेंड किया और इससे यहाँ पे एक लंब डाला। मैंने 2 लंब डाले और इस लंब को मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दूँ भाई, मेरी मर्जी, MN कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम अपनी मर्जी से दे दिया। चित्र देखो शानदार, बहुत ही उम्दा। ये डिजिटल पैनल का फ़ायदा है कि देखो डायग्राम बिल्कुल शानदार बना, जो बनाना चाह रहे थे वही बना। हो सकता है आप लंब यहाँ पे डालो, हो सकता है इससे इस पे डालो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी लंब किसी पे भी डाल सकते हो। तो मैंने इसको आगे बढ़ा के, ठीक है भाई, इसे लंब डाला। क्लियर भाई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया है ये आप लिख सकते हो कि इससे इस पे लंब डाला, ये डाला, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर KQ बट्टा R1। क्लियर? KQ बट्टा R1, ठीक है।
जहाँ आपको बताना पड़ेगा कि क्या है, या आप सीधा 1/4π वाला फॉर्मूला ले लो तो भी चलेगा। वन अपॉन 4πε0 Q/R1 समीकरण 1 ये ले लो। ठीक है, देखो इस बिंदु पर इसके कारण विभव कितना होगा V1 और कितना होगा इसका आवेश और इसकी दूरी के अनुपात और 1/4πε0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V1 कितना, पूरा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा ना ही लिखें। ठीक है, या लिख दें Q/4πε0R। इसके कारण होगा यहाँ पे V2 कितना होगा 1/4πε0R और इधर हो जाएगा Q और ये हो जाएगा माइनस में। टोटल विभव क्या हो जाएगा, टोटल विभव V बराबर V1 प्लस V2। क्लियर। तो इसी प्रकार आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा V2 बराबर माइनस का 1/4πε0 Q/R2। क्लियर, माइनस में हो जाएगा क्योंकि आवेश माइनस है। समीकरण 2। क्लियर। चित्र देख लो भाई, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालने वो मैं निकाल देता हूँ इसी चित्र के साथ ताकि अपन आगे सॉल्व कर पाएँ। वापस आएंगे इस चित्र में, पहले चलो इन दोनों को, मेरे को कुल विभव निकालना है तो मैं चलता हूँ। अतः बिंदु P पर, बहुत लंबा डेरिवेशन है थोड़ा ध्यान रखना, अतः बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा V बराबर V1 प्लस V2 समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखने पर, अगर 1 और 2 से समीकरण मान 3 में रख दिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने V बराबर 1/4πε0 Q/R1 माइनस 1/4πε0 Q/R2। V बराबर कॉमन आ जाएगा क्या, Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। अब प्यारे बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। R1 R2 वह दूरियां जो अपन ने बाद में मान के लिए, जो एक्चुअल दूरियां नहीं है। एक्चुअल तो अपने दूरी R ली गई है, एक्चुअल दूरी तो अपन ने कितनी ली है R। एक्चुअल दूरी जो दी गई है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है R दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R दी गई है। ये R1 R2 तो अपन ने माना है। फिर अपन ने यहाँ से यहाँ लंब डाला है। सुनिएगा, लंबी दूरियों में क्या होता है, लंबी दूरियों में यदि एक बिंदु से दूसरी लंबी रेखा पर लंब डालते हैं, सुनिएगा इधर समझाता हूँ। अगर ऐसे है लंबी रेखा, ये बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मेरे को इन दोनों को बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक से दूसरे पे लंब डाल दूंगा, तो इससे इधर इधर की दोनों रेखाएं बराबर हो जाएगी और ये जितना भी भाग होगा वो एक्स्ट्रा भाग होगा, ये ध्यान रखना। तो लंबी दूरियों के लिए क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे वाले पे क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, और लंब डालने से वो दोनों बराबर हो जाती है। तो देखिए अगर ये लंबी दूरियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है ये कम होती है और ये R ज़्यादा होता है। जब भी आप द्विध्रुव पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा R इज़ ग्रेटर देन D, ये शर्त पढ़ते हो, आप पढ़ते हो। इसका मतलब ये R बहुत ज़्यादा है, ये कम है। तो आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा कि ये लंबी दूरियां हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों, मेरे को पता है ये बड़ी दिख रही है, देखो सीधी सी बात है, ये छोटी है, ये बड़ी है और ये बड़ी है। क्लियर, तीनों दिख रही है, दिमाग से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। क्लियर। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया मैं बताऊं, आपको R के पदों में निकालनी है। तो सुनिएगा, सुनिएगा, यहाँ जो दूरियां होगी वो R के पदों में आएगी। तो सुनिएगा, R1 जो है वो क्या होगी, R और R का कॉस थीटा, याद रखना, अभी इतना बता रहा हूँ। ठीक है, R और A कॉस थीटा। R1 क्या होगा, R और A कॉस थीटा। अभी A कॉस थीटा कैसे है, या D कॉस थीटा, अभी D कॉस थीटा कैसे है वो भी बताऊंगा। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा, R D कॉस थीटा। ये ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ भाई, ट्रिक, याद करने का तरीका। अब आप देखो चित्र से कि बच्चों ये बताओ, R1, R और R1 में कौन बड़ा है, आप खुद सोचो, R और R1 में कौन बड़ा है, दिखता है, सीधा दिख रहा है, आपको पता है R बड़ा है। तो R R1 कब होगा, जब उसमें से कुछ घटेगा। तो R देखो, और सीधी सी बात है, ये दूरी बड़ी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो बड़ी वाले में कुछ जुड़ेगा R में, तभी बड़ी वाली आएगी। और ये मध्य वाली, देखो मध्य वाली में से कुछ घटेगा,
कुछ घटेगा तभी आएगी, और इसमें कुछ जुड़ेगा तभी आएगी, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या किया, आर में से डी कॉस थीटा घटाया तो R1 आ गई, और आर में डी कॉस थीटा जोड़ दिया तो R2 आ गई। ये आपको ध्यान रखना है, सीधी सी बात है। चित्र में ये कभी गलती नहीं करनी है, लिखते टाइम भी गलती नहीं कर रही है। ये मैंने सिर्फ आपको ट्रिक समझाने के लिए बता दी। इधर देख लो भाई, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखो क्या है, अब मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि लंबी दूरियां हैं, ये दोनों लंबी है, तो मैंने इससे इस पे लंब डाला। जब लंब डाला तो इधर इधर की तो ये बराबर हो गई, तो ये भाग आया एक्स्ट्रा। अब ये देखो, ये समकोण बना, देख रहा है आपको, ये जब ये समकोण बना, ये डी है और ये थीटा है, तो मैंने आपको कहा था कि थीटा के पास वाली भुजा ये हो जाएगी आधार, और सामने वाली हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता है कि कर्ण का अपन क्या लेते हैं, घटक लेते हैं। सुनिएगा, क्या लेते हैं, घटक लेते हैं। तो अगर ये डी है और ये थीटा है, क्लियर, तो आपको मैंने हमेशा बताया कि थीटा के पास वाली भुजा कॉस थीटा होती है। तो ये जो घटक है यहाँ से यहाँ तक, ये डी है कर्ण, तो ये सीधी सीधी डी का कॉस थीटा हो जाएगी। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। और यदि ये थीटा है, सुनिएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। यदि ये थीटा है तो शीर्ष अभिमुख से ये थीटा हो जाएगा, और ये दूरी डी है, और ये भी लंब डाला है। मैंने इसको पीछे आगे बढ़ा, मैंने इसको पीछे की तरफ आगे बढ़ाकर यहाँ से लंब डाला। अब आपको ये समकोण दिख रहा है, समकोण दिख रहा है, और ये डी और ये थीटा है, तो थीटा के पास की भुजा ये है, तो निश्चित रूप से ये वाली जो भुजा है डी का कॉस थीटा होगी। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर। मैं अगर इससे यहाँ पे लंब डालता तो ये वाली दूरी, मैं यहाँ से यहाँ अगर लंब डालता, मैं बता देता हूँ, तो ये दूरी जो है डी का कॉस थीटा हो जाती है। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाता। कुछ किताबें ऐसे करती है, कुछ किताबें ऐसे करती है। मैं इसको हटा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट के 2 लाइनें खींची, ठीक है। यहाँ तक आप समझने की कोशिश करो। चित्र बड़े काम की चीज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको समझने की कोशिश करो भाई। पेपर में अक्सर आता ही है। चाय ठंडी हो गई, चलो। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। शानदार डेरिवेशन कवर करा दूंगा, ये मज़ा आ जाएगा आपको इसमें, और ये पेपर में अक्सर आता ही आता है। जैसे इससे पहले का डेरिवेशन था, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यार डेरिवेशन हल्के में लो, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये डेरिवेशन भाई साहब गजनी की तरह हाथों पैरों में लिख लो, आप लिख लो कि भाई इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। करण अर्जुन मूवी में वापस करण अर्जुन आते नहीं आते, लेकिन ये सवाल तो पेपर में आता ही आता है, हर एक साल छोड़ के एक साल में। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्लियर। तो गजनी की तरह हाथों में लिख लेना भाई कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तो अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते अपन ने यहां तक निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पे पुनः देखिए, मैंने देखो कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, फिजिक्स में ये जो है ना, ये मैथ्स है, क्या घुसी है, गणित। फिजिक्स में गणित घुसी है, क्लियर। अब फिजिक्स में जब गणित घुसी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बायो वालों के लिए होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इधर देखिए, तो मैंने कहा, सुनिएगा अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये दूरी मैंने कितनी निकाल ली, डी कॉस थीटा, और ये बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला भाग इतना इतना भाग R1 है। अगर इतना इतना भाग R1 है और ये डी कॉस थीटा है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे कहाँ कहूँ, यहाँ कह दूँ, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि डी कॉस थीटा मैं यदि मैं R1 जोड़ूँ उधर वाला, तो ये R हो जाएगा, क्लियर। मैं इसी चित्र के आसपास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस उस पिछले अगले पेज में बनाना पड़ेगा, वो चित्र में बना नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक संबंध आ गया, ठीक है भाई। और सीधी सी बात है, मुझे इसमें से R1 निकालना है, तो मैं R1 कैसे निकालूंगा, ये अगले पेज पे मैं करना चाहता हूँ। तो R1 में निकाल दूंगा R माइनस डी कॉस थीटा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये दोनों दूरियां बराबर है, ये दूरी कितनी है R2, और ये वाली दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो R है, ये तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक तो R ही है, ये R है, और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स्ट्रा कितनी है, डी कॉस थीटा। तो मैं इसको कह सकता हूँ R प्लस डी कॉस थीटा। यहाँ से पुनः मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो आप चित्र से देख सकते हैं, क्लियर।
अब मैं डी कॉस थीटा ना लिख के, सुनना, मैं डी कॉस थीटा ना लिख के मैं ओ एम भी लिख सकता हूँ और एम पी भी लिख सकता हूँ। चलो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया, ज़्यादा अपन कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैं चित्र के पास में समझा दिया आपको कि जो बड़ी वाली है वो क्या होगी, आर प्लस डी कॉस थीटा, और छोटी वाली होगी आर माइनस डी कॉस थीटा। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो अब अपन R1 R2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? R1 R2 का। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे चित्र से, कोई भी चित्र ले लो, चित्र से क्या बोलेंगे, डी कॉस थीटा प्लस R1 बराबर R, इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा, R माइनस डी कॉस थीटा। क्यों कर रहे हैं ये R1 का मान, क्योंकि अपने एक्चुअल दूरी R ही दी हुई है। R1 तो अपन ने क्या किया है, मानी है। R1 तो अपन ने क्या किया है, मानी है, ध्यान रखना। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, पुनः चित्र से क्या है आप बताओ, R2 बराबर R प्लस डी कॉस थीटा। मैंने क्या, ये R2 है ना, ये R2 क्या है, इस R और डी कॉस थीटा के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं चित्र से R2 बराबर R प्लस डी कॉस थीटा, जो मैंने याद करवाया अभी आपको, ठीक है, क्लियर। अब आप इसको गणित में और कुछ लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप और लिखना चाहते हो तो मैं आपको और भी लिखवा सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं क्या लिखाऊंगा सुनिएगा, मैं लिखूंगा OM प्लस MP बराबर OP, ये भी लिख सकता हूँ। OM क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख सकता हूँ OM प्लस MP बराबर OP, क्लियर। और मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, BP के लिए NO और OP, तो मैं NO और OP भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, NO प्लस OP बराबर क्या हो जाएगा, BP। अगर ऐसे लिखना चाहो तो त्रिभुज के हिसाब से, मुझे ये ठीक लगता है तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 6 व 7 से मान का रखेंगे, समीकरण 6 व 7 से मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 में, क्या करने पर, परोसने पर। तो जैसे ही अपन ने ये दोनों मान इसमें परोसे, तो कैसे परोसेंगे भाई, ये हो जाएगा Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो पूरी गणित है भाई, R1 कितना है, R माइनस डी कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस डी कॉस थीटा। अब एक चीज़ और बताता हूँ बेटा, कॉमन सेंस, CS, हर साइंस स्टूडेंट के पास ये कॉमन सेंस वाला CS होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाला दिमाग होना चाहिए। CS होना चाहिए मतलब कॉमन सेंस या कंप्यूटर साइंस वाला दिमाग। क्या दिमाग होना चाहिए कि बच्चों अपने को पता है कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव आवेश के पास वो बिंदु है, तो जब ये पॉजिटिव आवेश के पास बच्चों बिंदु है, पॉजिटिव आवेश के, तो अपने को पता है कुल आंसर, अपना फाइनल आंसर तो क्या आएगा, कैसा आएगा, प्लस में आएगा। कैसा आएगा भाई, प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, मान लिया प्लस में आएगा। तो पता कैसे चलेगा प्लस में आएगा, तो आपको पता है कि R1 छोटा है, तो जब ये R1 छोटा है तो ये ओवरऑल संख्या बड़ी है, और ये R2 बड़ा है तो ओवरऑल संख्या छोटी है। तो जब बड़े में से छोटी घटेगी तो प्लस ही आएगा ना भाई, क्लियर। बड़े में से, इसको चेक करिए भाई, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। मैंने कहा कि देखो यहाँ पे अपने को चित्र से क्लियर है, चित्र पीछे वाला क्लियर है कि R1 कम है R2 से, क्लियर। जब R1 कम है तो ये ओवरऑल संख्या, देखो जब R1 कम है
तो जब ये ओवरऑल संख्या बड़ी हो गई, और जब ये ज़्यादा है तो ये ओवरऑल संख्या कम हो गई। तो ज़्यादा में से जब कम घटेगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, और ये प्लस ही है, तो टोटल आपको v क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मैं एरो हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक अपना आ गया। अब कुछ नहीं है, गणित करनी है। देखो कुछ नहीं है, आसान है। अभी देखो इसको करते हैं। यहाँ तक भाई मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब चलो v की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों v बराबर कितना है, q अपॉन 4πε0। अब देखो यहाँ पे लसअप लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। लसअप नहीं आता तो ऐसा करो, इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, फिजिक्स में इससे काम चल जाता है। तो r प्लस डी कॉस थीटा, ये जैसे ही इधर लाऊंगा माइनस है बीच में माइनस, और ये r माइनस डी कॉस थीटा, और बट्टे में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो r प्लस डी कॉस थीटा इंटू आर माइनस डी कॉस थीटा। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं यहाँ पे क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं यहाँ पे खतरा। अरे खतरा वतरा कुछ नहीं है भाई, खतरा नहीं है। बिल्कुल मतलब तसल्ली से, धैर्य से, जहाँ आपको लगे ना खतरा, गाड़ी चलाते टाइम भी ध्यान रखना, जहाँ लगे खतरा वहाँ धैर्य से गाड़ी स्लो कर देनी चाहिए। बात आ रही समझ में? तो खतरे का एहसास हो तब तसल्ली करो और गणित लगाओ बस। मैंने क्या किया, इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा माइनस चिन्ह के साथ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ऐसी संख्याओं का लसअप लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना, वापस बताता हूँ क्या किया मैंने। अगर a अपॉन 1/a माइनस 1/b था, तो मैंने क्या किया, मैंने b उधर ले आया, माइनस का a इधर ले आया, बट्टा a और b को मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना सा तो काम किया मैंने। क्लियर? ये बेसिक सी गणित है भाई, इतनी आनी चाहिए। क्लियर? चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, लंबी सांस लेके आगे बढ़ते हैं भाई। क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी बच्चों को तो ऐसे लग रहा होगा कि भाई ये खतरा हो रहा है, लेकिन अब आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अब गणित है। और इतनी गणित तो आनी चाहिए ना, जोड़ बाकी गुणा भाग। अब देखो माइनस है, ब्रैकेट के आगे जब भी माइनस आता है ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। और डी कॉस थीटा, और बट्टे में इन दोनों को देखो, आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कुछ जादू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो गिली गिली छू, बोलते ही देखो क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि r प्लस डी कॉस थीटा और r माइनस डी कॉस थीटा, ये तो a प्लस बी और a माइनस बी है। सर दिख गया? दिखा। जिसको नहीं दिखा जल्दी देखो, दिख जाना चाहिए। दिख गया तो चलो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार लिख दिया मैंने। ठीक है, नीचे रीजन कोई भी फॉर्मूला आपको बताना है, आप ऊपर बीच में लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते थे, आप यहाँ लिख सकते हो, आप पीछे लिख सकते हो, जहाँ आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। तो अब करो भाई v बराबर, और यहाँ से काटा काटी करो भाई। तो मैंने कहा ये r से r गया, क्या गया, तो ये आ गया q अपॉन 4πε0। देखना भाई 2d कॉस थीटा बट्टा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नंबरिंग डालो भाई, समीकरण नंबर अपन भूल गए थे। इसके बाद ये हो गई अपनी 8, ये हो गई बेटा 9, ये हो गई 10, और अभी बस नहीं है, अभी बस नहीं है, ये आगे और बढ़ेगा, ये हो गई 11। यहाँ तक देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलो फिर से एक लंबी सांस लेना। आपको दिख रहा है Q2D, तो चूंकि 2QD बराबर P, है क्लियर? दिख रहा है आपको, या इसको मैं एक स्टेप बाद में लिखूं? तथा R इस क्या है,
आर इज ग्रेटर देन डी है, इसलिए आर स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होगा डी स्क्वायर से। अतः डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मानने पर, क्या मानने पर भाई, नगण्य मानने पर, क्या नगण्य मानने पर, क्या माना बच्चों, नगण्य। कैसा माना, नगण्य। जब इसको माना नगण्य तो ध्यान से देखिए, अभी जादू करते हैं, एक छोटा सा जादू करते हैं, गिली गिली चू वाला। तो अपने कहा कि भाई गिली गिली चू ये तो हो गया अपना पी और ये हो गया शून्य, तो बचा हुआ मामला जो है अपने को एक बार नीचे रखना पड़ेगा, उसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। देखो v बराबर, एक छोटा सा सूत्र यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया p, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया सिर्फ आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से, अरे यार इतना आसान है, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं k, तो इसको बोल सकता हूँ मैं के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये होगी समीकरण 12। और बोलो ये हो गई बात। तो v बराबर आ गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये शानदार डेरिवेशन, शानदार डेरिवेशन बड़ी ही आसानी से अपन ने इसको समाप्त किया। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ तक आंसर आया। अब कुछ नहीं है, अपन इसको ग्राफ, अपना ग्राफ देखना है और ग्राफ देखने के बाद कुछ केसेस लेने हैं और अपना ये डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। जल्दी से बच्चों ये देखो, फिर मैं चलता हूँ अगले पेज पर, ये जल्दी से देखिए आप, फिर अपन चलते हैं अगले पेज पर। इसको जल्दी से समाप्त करेंगे, 2-4 मिनट का और लेके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे जल्दी से। आप जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप पोस्ट करके आगे ले सकते हो। तो मेरा बच्चों अंतिम आंसर आ गया, अंतिम आंसर आ गया v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसका मैं क्या करूं, एक तो मैं क्या करूं, v व r में ग्राफ बना देता हूं इसके लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, v और r में मैं ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ तो क्या है, कंक्लूजन क्या निकला, v व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया सब ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। जो भी व्युत्क्रमानुपाती वाले ग्राफ होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती वाले ग्राफ सब ऐसे बनेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर? व्युत्क्रमानुपाती, देखो व्युत्क्रमानुपाती वाले ग्राफ सारे ऐसे बनेंगे। देखो व्युत्क्रमानुपाती क्या बोल रहा हूँ मैं, व्युत्क्रमानुपाती वाले सारे ग्राफ ऐसे बनेंगे। दिख रहे हैं आपको ऐसे, बस दिख रहा है नहीं दिख रहा, वह आधा वैसा ही ग्राफ, ऐसे याद रख सकते हो। व्युत्क्रमानुपाती वाले सारे ग्राफ आपके, ये जो वह जैसे बना है शुरू का, वैसे ही ग्राफ बनेगा, लगभग ऐसे याद रख सकते हो। अब मैं 2 केसेस लेता हूँ, विशेष स्थितियाँ। क्या लेता हूँ? विशेष स्थितियाँ। अब प्यारे बच्चों विशेष स्थितियों में केस ले लेते हैं। विशेष स्थितियों में क्या होता है देखिएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, केस 1, केस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, और केस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। क्लियर? तो 0 डिग्री होगा तो ध्यान से देखिएगा, v बराबर के पी कॉस 0 डिग्री बटा आर स्क्वायर। चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, इसलिए v बराबर कितना हो गया, के पी। ये अदिश राशि इसलिए इसमें सदिश लिया नहीं, तो आंसर आ गया के पी बट्टा आर स्क्वायर। क्लियर? दूसरा, v बराबर क्या बोलेंगे इसको, अक्ष पर, इसको क्या बोलेंगे, निरक्ष पर, और फिर से इसको क्या बोलेंगे, अक्ष पर। के पी कॉस 90
कॉस 90 बट्टा आर स्क्वायर, और सबको पता है, जोर से बोलो भाई जय माता दी, कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0। तो कॉस 90 0 होता है तो हो जाएगा के पी 0 बट्टा आर स्क्वायर। तो आंसर हो गया v बराबर 0 0, जिसकी खोज किसने की थी? महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी भाई। तो इसके बाद v बराबर के पी कॉस 180 बट्टा का आर स्क्वायर, और v बराबर के पी, अरे चूँकि कॉस 180 डिग्री का मान अपने को पता होना चाहिए, माइनस का 1 होता है, तो ये हो जाएगा के पी, के छोटा होता है, ध्यान रखना मेरे से कभी कभी बड़ा बन जाता है तो आप छोटा कर लेना भाई, माइनस का के पी बट्टा आर स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने, देखो इस तरह से अपन ने तीनों के मान निकाल दिए, विशेष स्थितियां निकाल दी तीनों की, शानदार ये अपना रिजल्ट आ गया। आप इंडेक्स ऐसे बनाओ, पेपर में आप कैसे बना सकते हो। तो वापस चित्र पे आते हैं। इसने कहा कि अगर ये थीटा 0 डिग्री होता, मतलब इधर कोई बिंदु होता, दूसरा कलर ले, इधर कोई बिंदु होता तो विभव आता पॉजिटिव, क्योंकि प्लस पास में है ना, इधर कोई बिंदु होता तो विभव आता नेगेटिव। क्यों आता? क्योंकि इधर नेगेटिव पास होता, और बीच में कोई बिंदु आता तो पॉजिटिव नेगेटिव से बराबर दूरी होती निरक्ष पर, क्या होती? इस बिंदु पर, इस लाइन पर बराबर दूरी होती दोनों से। तो कुल आंसर कितना आता? जितना प्लस होता उतना माइनस आता। तो इस निरक्ष पे कुल विभव कितना आएगा? सदैव 0। इस रेखा पे सुनिएगा ध्यान से, अबे मेरी बात सुनना, निरक्ष रेखा पर, निरक्ष रेखा पर विभव सदैव 0 होता है। याद करो भाई, याद करो, जल्दी से याद करो। ऐसे नारा याद करते हैं ना, गांधी जी का, आजाद, वो सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है? तो नारा याद करो, आज़ादी के लिए जो नारे लगाए थे, वैसे एक नारा याद रखो कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कुल विद्युत विभव सदैव 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कुल विद्युत विभव सदैव 0 होता है। भाई याद करो भाई, याद करो भाई, लिख लेना हाथों पैरों में ये नारा, ठीक है? क्योंकि ये काम का है भाई। इसी के साथ ये अपना आज तक की क्लास समाप्त हुई। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारा हौसला अफजाई करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर गांव ढाणी का बच्चा घर बैठ के आराम से, उसको कोई जोधपुर आने की या जयपुर आने की 2-2 लाख रुपए साल के खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र मिनिमम फीस पे घर बैठ के, अपने गांव ढाणी में बैठ के, घर की ताज़ा रोटी खा के, घर का अच्छा खाना खा के, स्वस्थ रह के पढ़ सकता है। क्योंकि आपको पता है ये साल तो कोरोना के चक्कर में सब ऐसा ही है कि ऐसा ही जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग शुरू होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसी से अपनी पढ़ाई जारी रखें और औरों को भी बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।